नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि दामन में अगर कभी कोई दाग लग जाए तो उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ आज हो रहा है। 1975 से लेकर 77 तक इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस सरकार जिस तरह से आपातकाल के नाम पर देश में तानाशाही राज हमारे भारतवर्ष में चलाए थे, उसका असर आज के कांग्रेस को अभी भी भुगतना पड़ रहा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने कल कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को तानाशाह कह डाला। इमरजेंसी के बाद एक तानाशाह के पराजय को सुबह 5 बजे आकाशवाणी के बुलेटिन पर सुना है कि 49 साल पहले उठाए गए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री की उस कदम की आज भी न सिर्फ आलोचना होती है बल्कि विरोधी दल उसे आधार बनाकर हर मौके पर कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी भी खूब करते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में इमरजेंसी के दौरान कैसे भारत में तानाशाही राज चला और बाद में कैसे तत्कालीन जनता पार्टी द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार को दमन किया गया था, उसको लेकर डिटेल्स में बात की है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब वापस आज के वीडियो में आते हैं। 1977 में फिर आम चुनाव होते हैं और कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है। यहां तक कि इंदिरा खुद अपनी रायबरेली के चुनाव भी हार गई थी। 23 मार्च 1977 को 81 की उम्र में मोरारजी देसाई सरकार बनी। ये आजादी के 30 साल बाद भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलिए अब बात करते हैं कैसे फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आई और कैसे जनता पार्टी के कोalition सरकार का पतन हो गया। दरअसल इंदिरा गांधी या यूं कहे तो कांग्रेस सरकार के विरोध में जनता पार्टी ने गुट तो बना लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके आपस में मतभेद बहुत ज्यादा थे। और होना क्या था, 1977 का चुनाव जीतने के बाद ही जनता पार्टी की सरकार में अंदरूनी झगड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक्चुअली जनता पार्टी में 3 धड़े थे। पहला मोरारजी देसाई का, दूसरा चौधरी चरण सिंह और राजनारायण का और तीसरा बाबू जगजीवन राम और जनसंघ का। ये तीनों धड़े आपस में ही लड़ भिड़ रहे थे। नौबत यहां तक आ पहुंची कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके हनुमान कहे जाने वाले तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण को मंत्रिमंडल से निकालकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। वहीं दूसरी तरफ मोरारजी देसाई के बारे में चरण सिंह की राय थी कि वे डू नथिंग प्राइम मिनिस्टर है। उनकी शिकायत थी कि मोरारजी खुद फैसला लेते थे और किसी की भी नहीं सुनते थे। इसके बाद जनता पार्टी में विरोध खुलकर सामने आ गया। मोरारजी देसाई के समय हिंदू मुस्लिम हिंसा बढ़ गया था और यही कारण था कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जनसंघ नेताओं ने भी उस समय मोरारजी देसाई का हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दिया था और मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ गया था। यहां पर जनता पार्टी की इस वीकनेस का फायदा ले लिया कांग्रेस ने। इंदिरा गांधी की सरकार ने जबरदस्त चाल चली। इस दौरान सियासत में माहिर हो चुकी इंदिरा गांधी ने बाहर से सरकार चलाने के लिए जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस का समर्थन दे दिया। तब चौधरी चरण सिंह के सिर पर प्रधानमंत्री का ताज जड़ा गया, मगर यह ताज कांटों भरा था। इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार को समर्थन तो दे दिया, मगर जब सदन में बहुमत साबित करने की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार को गिरा दिया। महज 23 दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे चौधरी चरण सिंह संसद का मुंह तक नहीं देख पाए और इसी तरह चौधरी चरण सिंह भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बनाए जिन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए कभी भी संसद का मुंह तक नहीं देखा। चौधरी चरण सिंह को 20 अगस्त 1979 को अपना इस्तीफा तो देना पड़ा, लेकिन 14 जनवरी 1980 तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि इमरजेंसी के बाद उनके पार्टी की नेताओं पर जो केस दर्ज किए गए थे वे वापस हो जाए। हालांकि चौधरी चरण सिंह को यह बात स्वीकार नहीं थी। ऐसे में उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन नहीं लिया और अपना इस्तीफा ही दे दिया। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गलत समय में एक गलत डिसीजन की वजह से भी इंदिरा गांधी को भारत की जनता का भरपूर समर्थन और सहानुभूति मिल गया था, जिसे कांग्रेस को एक नया रूप दिया। 3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल के कम से कम 4 अन्य सदस्यों को 2 अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार किया गया था। वो अगली सुबह 4 अक्टूबर 1977 को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई। मजिस्ट्रेट तब चौंक गए जब गिरफ्तारी के समर्थन में कोई सबूत ही नहीं मिला, जिसके चलते इंदिरा गांधी तथा उनके साथी सदस्य वहीं पर बरी हो जाते हैं। हालांकि कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर गांधी को गिरफ्तार करके देसाई प्रशासन और तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने एक राजनीतिक गलती कर दी थी। यदि गांधी को मार्च में ही गिरफ्तार कर लिया जाता, जब उनके खिलाफ जनता का आक्रोश अपने चरम पर था और वो चुनाव भी हार चुकी थी, तो शायद देसाई को और भी अधिक जनता का समर्थन प्राप्त होता। हालांकि अक्टूबर तक जनता का असंतोष
मोरारजी देसाई प्रशासन की ओर बढ़ गया था, जबकि इंदिरा अपनी रैलियों में भारी भीड़ आकर्षित कर रही थी। और क्या था, जनता पार्टी की एक के बाद एक गलतियां कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होते जा रहे थे। 1980 में फिर से आम चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस सत्ता वापसी की राह देख रही थी, लेकिन लोग आपातकाल को भूले नहीं थे। लेकिन जो चीज कांग्रेस के लिए फायदेमंद रही थी वो थी जनता पार्टी में हुई आंतरिक कलह। देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, मुद्रास्फीति की दर काबू से बाहर जा रही थी, हड़तालों का दौर फिर से शुरू हो गया था, वेतन वृद्धि को लेकर लोग सड़कों पर थे। इस बार कांग्रेस ने लोगों से स्थायी सरकार देने की बात कही। नसबंदी के लिए मुसलमानों से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भी माफी मांगी। इन वादों के साथ कांग्रेस ने एक बार फिर जनता के दिल में जगह बनाई और 1980 के आम चुनावों में उसे 353 सीटें मिली और एक बार फिर इंदिरा गांधी देश के सर्वोच्च नेता बन गए थे। मित्रों, सत्ता की लड़ाई सदियों पुरानी है। सत्ता के लिए नेता लोग बहुत सारे टेक्निक्स अपनाते रहते हैं, लेकिन बात जब देश की गणतंत्र को हरण करने के ऊपर आती है तो इमरजेंसी जैसे काले अध्याय को हमें ना कभी भूलना चाहिए और ना ही कभी इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न होने देना चाहिए। इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी या आपातकाल कांग्रेस सरकार द्वारा लिया गया आज तक का सबसे गलत सिद्धांत था और भारत के इतिहास में ये एक काला दाग बनकर हमेशा के लिए रह जाएगा। इस बारे में आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों, आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।